नमस्कार दोस्तों, रैंकर मेकर में आप लोगों का स्वागत है। जैसा कि हम लोग देख रहे थे कि जीएस वर्ड का हम टेस्ट हिस्ट्री का सॉल्व करा रहे थे और उसमें पार्ट 1 पार्ट 2 हो गया था, जिसमें क्वेश्चन 70 कवर हो गए थे, 70 तक कवर हो गए थे। इसके बाद 71 से लेके 80 तक आपका मैथ और रीजनिंग के कुछ क्वेश्चन हैं, तो उनको हम स्किप कर रहे हैं। देन आपका क्वेश्चन 81 से शुरू करते हैं और 140 तक चलना है। उसमें कुछ करंट अफेयर भी है, जिससे आपके एग्जाम के लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा। तो क्वेश्चन नंबर 81 देखते हैं। अच्छा, अगर आप चैनल पर नए हैं तो लाइक कर लें, उसको सब्सक्राइब करें, क्योंकि ऐसे ही आपको जीएस के वीडियो उस पर और भी मिलते रहेंगे। तो ये आपका ये यूपीपीसीएस हो, आरओएआर हो और आपका यूपीएसआई भी जिसको देना है, जीएस सब में हिस्ट्री कवर हो गई आपका, और आपका यूपीपी के लिए भी काम आ जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 81 को देखते हैं। 81 में लिखा है कि निम्नलिखित को सुमिलित कीजिए कि राजा राम मोहन राय, क्या सोम प्रकाश इनकी बुक पत्रिका थी, ईश्वरचंद्र विद्यासागर, संवाद कौमुदी हरिश्चंद्र मुखर्जी, केसरी बाल गंगाधर तिलक, हिंदू पैट्रियाट। तो क्वेश्चन नंबर 81 का है जो आपका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी में लिखा है कि ए का 2 मतलब राजा राम मोहन राय संवाद कौमुदी थे। अगर हम यहाँ पे देखते थे सीधा सा बाल गंगाधर तिलक से, तो डी का हमें 3 मिल जाता, तो ऑप्शन फिर भी बी सही हो रहा था। तो बाल गंगाधर तिलक का केसरी हो जाएगा। और ईश्वरचंद्र विद्यासागर 2 का पहला, सोम प्रकाश थे इनके, और आपका हरिश्चंद्र मुखर्जी का, हरिश्चंद्र जो मुखर्जी थे इनकी हिंदू पैट्रियट थी। तो इसका थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। क्या है कि किसी भारतीय द्वारा प्रकाशित पहला समाचार पत्र राजा राम मोहन राय द्वारा निकाला गया था, जिसको नाम था संवाद कौमुदी। 1881 में से निकाला गया था। 1822 में फारसी में मिरात उल अखबार भी इन्होंने निकाला। सोम प्रकाश की बात करें तो सोम प्रकाश 1858 ईस्वी में ईश्वरचंद्र विद्यासागर ने निकाला था। राष्ट्रवादी नेता बाल गंगाधर तिलक सुयोग पत्रकार भी थे। उन्होंने अपनी अंग्रेजी साप्ताहिक पत्र मराठा 1881 में के माध्यम से लोगों के बीच लड़ाकू राष्ट्रवादी भावनाओं को सफल प्रचार किया। उन्होंने मराठी में पाक्षिक पत्र केसरी 1881 में निकाला, जिसमें छपे लेखों के कारण तिलक को 2 बार जेल भी जाना पड़ा था। हरिश्चंद्र मुखर्जी 1853 में एक अंग्रेजी साप्ताहिक प्रकाशित समाचार पत्र हिंदू पैट्रियट के संपादक थे। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 81 हो गया। 81 के बाद हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 82 में लिखा है क्वेश्चन है निम्नलिखित में कौन सम्मिलित नहीं है। तो हमें देखना है यहाँ पे नहीं है, पे ध्यान देना है। तो नहीं है, तो यहाँ पे लॉर्ड लिटिन वर्नाकुलर फ्रेज एक्ट, तो जो लॉर्ड लिटिन थे वर्नाकुलर फ्रेज एक्ट थे, रिपिन, एल्बर्ट बिल, डलहौजी, रोलेक्ट एक्ट और लॉर्ड कॉर्नवालिस इस्तमरारी बंदोबस्त। तो इसको मैच करना है, कौन सा होगा। यहाँ पे जो मैच नहीं है, केवल ऑप्शन सी नहीं है कि डलहौजी, तो इनका रोलेक्ट एक्ट नहीं था, तो ये और बकाया तीनों आपके सही है। तो वर्नाकुलर फ्रेज एक्ट की बात करें तो वायसराय लिटिन द्वारा 1878 में पास किया गया था। इस एक्ट में भारतीय भाषाओं को प्रकाशित होने वाली सभी समाचार पत्रिकाओं पर पूर्णतः नियंत्रण बंद कर दिया गया था, और अंग्रेजी पत्रिकाएं जो अंग्रेजों के लिए थी उसको लागू बना रहने दिया था। एल्बर्ट विल की बात करें 1883 में प्रकाशित एक विवादास्पद विधेयक था, जिसमें वरिष्ठ भारतीय न्यायाधीशों को यूरोपीय अपराधियों की सुनवाई करने की अनुमति देने की मांग की गई थी। मतलब पहले क्या था, यूरोपीय अधिकारियों को हम लोग भारतीय लोग सज़ा नहीं दे सकते थे, तो फिर इसमें जो एल्बर्ट बिल आया, इसमें मांग की गई थी कि यूरोपियों को भी हम सज़ा दे सकते हैं। इस बिल को तत्कालीन वायसराय लॉर्ड रिपिन ने पेश किया था। फिर आपका लॉर्ड चैम्सफोर्ड 1916 से 21 के मध्य भारत के वायसराय रहे। इन्हीं के कार्यकाल के दौरान 1919 में रोलेट एक्ट पारित हुआ था। ठीक है। स्थायी बंदोबस्त की बात करें तो इस्तमरारी बंदोबस्त ईस्ट इंडिया कंपनी और बंगाल के जमींदारों के बीच कर वसूलने से संबंधित एक स्थायी व्यवस्था हेतु सहमति समझौता था, जिसे बंगाल में लॉर्ड कॉर्नवालिस द्वारा 22 मार्च 1793 को लागू किया गया था। ये आपका हो गया क्वेश्चन नंबर 82। हम बात करते हैं 83 का। क्वेश्चन नंबर 83 में लिखा है निम्नलिखित घटनाओं पर विचार करें। कौन सी घटना है, क्या इनको सीक्वेंस से देखना है, काल क्रमानुसार बताना है कि हंटर कमीशन पहले आया, इलाहाबाद विश्वविद्यालय आया है, तो डूरंड रेखा कब निर्धारित की गई, सांप्रदायिक निर्णय क्या था। तो सबसे पहले देखते हैं इसका। तो हंटर कमीशन की बात करें तो हंटर कमीशन आपका 1882 में आता है,
कब? 1882, ठीक है। फिर उसके बाद आपका इलाहाबाद विश्वविद्यालय 1887 में, 1887। तो हमें क्या दिख रहा है? पहला 82, 1 और 2, 1 और 2 ऑप्शन ए हो जाएगा कि ऑप्शन आपका ए हो जाएगा, जिसमें लिखा है कि हंटर कमीशन का गठन सबसे पहले किया गया था 1882 में। भारतीय शिक्षा आयोग का कहा गया है इसको, विलियम हंटर की अध्यक्षता में एक आयोग का गठन किया गया था जिसका हंटर कमीशन नाम दिया गया था। फिर इलाहाबाद विश्वविद्यालय की स्थापना 1887 में होती है। कब होती है? 1887 में। और ये आपका कब बना था? 1882 में। फिर उसके बाद आपका अगर इसकी बात करें तो इलाहाबाद विश्वविद्यालय उस समय को जो सबसे पुराने विश्वविद्यालय में से चौथा स्थान रखता था और संयुक्त प्रांत के लेफ्टिनेंट गवर्नर सर विलियम म्यूर की देखरेख में इसको स्थापित किया गया था। विलियम एमर्सन द्वारा डिजाइन किया गया था जो इसका जो भवन स्ट्रक्चर बनाया गया था। डूरंड रेखा की बात करें तो 1893 में ये बनाई जाती है, तो डूरंड रेखा हो गया। सिविल सेवक सर हेनरी मॉर्टिनर डूरंड और तत्कालीन अफगान अमीर अब्दुल रहमान खान द्वारा ये आपकी डूरंड रेखा का निर्धारण किया गया था। 16 अगस्त 1932 को आपका सांप्रदायिक निग्रहण है, तो 1932 आ जाएगा यहाँ पे। प्रधानमंत्री रैमजे मैकडोनाल्ड द्वारा भारत में उच्च वर्ग, निम्न वर्ग, मुस्लिम, बौद्ध, सिख, भारतीय ईसाई जितने भी लोग थे, एंग्लो इंडियन, पारसी और अछूत दलित लोग, सबको क्या किया? अलग अलग इनका सांप्रदायिक अधिनिर्णय दिया गया कि यहाँ पे अब अलग अलग आपके चुनाव के क्षेत्र निर्धारित कर दिए गए थे। तो ऑप्शन यहाँ पे ए हो जाएगा आपका। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 84 में लिखा है निम्नलिखित प्रताप पत्रिका का प्रकाश किसने किया था? तो प्रताप पत्रिका की बात करें तो ऑप्शन यहाँ पे आपका गणेश शंकर विद्यार्थी हो जाएगा, क्योंकि गणेश शंकर विद्यार्थी ने ही कानपुर से एक साप्ताहिक समाचार पत्र निकाला था जिसका नाम था पत्रिका। गणेश शंकर विद्यार्थी के बारे में थोड़ा और जानते हैं। गणेश शंकर विद्यार्थी ने के माध्यम से दोहन और अन्याय के खिलाफ आवाज़ उठाई थी, कि जैसे लोगों का दोहन हो रहा है, अन्याय हो रहा है, उनके खिलाफ आवाज़ उठाई थी। इसमें उन्होंने पीड़ित किसानों, मिल मजदूरों, दलित, गरीब हो की पीड़ा को उजागर किया था इस पत्रिका में। उनकी क्रांतिकारी पत्रिका के कारण उन्हें बहुत नुकसान उठाना पड़ा। सरकार ने उसके खिलाफ कई मामले किए, पर जुर्माना लगाया और उन्हें कई बार जेल भी जाना पड़ा था। तो ये थे हमारे गणेश शंकर विद्यार्थी जी। क्वेश्चन नंबर 85 देखते हैं। निम्नलिखित में से सांप्रदायिक निर्णय की घोषणा किस ब्रिटिश प्रधानमंत्री द्वारा की गई थी? अभी जस्ट आपने ऊपर क्वेश्चन पढ़ा कि रैमजे मैकडोनाल्ड के द्वारा ही आपके सांप्रदायिकता को बढ़ावा दिया गया था। सेम वही चीज़ें हैं, तो इसमें थोड़ा सा डिटेल सीटों के बारे में देख लेंगे क्या होता था। कि सांप्रदायिक अधिनिर्णय की घोषणा ब्रिटिश प्रधानमंत्री रैमजे मैकडोनाल्ड ने की थी। इसकी कुछ विशेषताएं ये थी कि मुसलमानों, सिखों, एंग्लो इंडियन, भारतीय ईसाइयों के साथ साथ दलित वर्गों के लिए अलग निर्वाचन की बात की गई थी। मुसलमानों के लिए नहीं, आपके एंग्लो इंडियन हो, सिख हो और दलित वर्ग सबके लिए। 3% सीटें महिलाओं के लिए थी यहाँ पे, तो कितनी? 3% आपकी वोमेन के लिए सीटें थी, जिसमें कुल 71 सीटें प्रांतीय विधायिका में दलित वर्गों के लिए 71 थी आपकी दलित वर्गों के लिए सीटें। गांधी ने इसे अस्वीकार कर लिया और फिर इस घोषणा के खिलाफ यरवदा जेल में आवरण अनशन पर बैठ गए थे। गांधी जी के इसको मैं नहीं लागूंगा क्योंकि ये तो हमारे देश का बंटवारा कर रहा है। क्वेश्चन नंबर 86 की बात करते हैं। 86 को देखते हैं क्या लिखा है कि निम्नलिखित पूना सार्वजनिक सभा नामक राजनीतिक संगठन की स्थापना किसने की थी? तो पूना में जो सार्वजनिक सभा थी, इसको राजनीतिक संगठन था एक टाइप से, इसकी स्थापना किसने की थी? तो ऑप्शन ये आपका ए हो जाएगा, एम.जी. रनाडे। एम.जी. रनाडे, हम देखो थोड़ा स्पीड पकड़ रहे हैं इसलिए जल्दी से डायरेक्ट ऑप्शन पर करते हैं। एम.जी. रनाडे ने इसकी स्थापना की थी। तो जिसका नाम, जिनका फुल नाम क्या है? महादेव गोविंद रनाडे। अगर इनकी बात करें, एक प्रमुख रूप से एक वकील थे, बाद में ये बॉम्बे उच्च न्यायालय के न्यायाधीश थे।
पुनः सार्वजनिक सभा की स्थापना 1870 में एम.जी. रनाडे, जी.वी. जोशी, एस.एच. चिपलंकर और उनके सहयोगियों ने की थी। ब्रिटिश भारत में एक सामाजिक राजनीतिक संगठन था जिसने किसानों के कानूनी अधिकारों को लोकप्रिय बनाने के लिए सरकार और भारत के लोगों के बीच मध्यस्थ निकाय के रूप में काम किया था। ये था आपका एम.जी. रनाडे के बारे में। क्वेश्चन नंबर 87 की बात करते हैं। 87 को देखते हैं। निम्नलिखित में से किस वर्ष महात्मा गांधी ने किसानों के समर्थन में गुजरात के खेड़ा जिले में सत्याग्रह किया था? तो गुजरात के खेड़ा जिले में सत्याग्रह किया था 1917 में। तो आप लोगों को पता होगा सन 1917 में गुजरात जिले के पूरे शहर की फसल एक टाइप से ख़राब हो गई थी, मारी गई थी, जिसमें अगर हम बात करें 1/4 भी किसान लोग उसके फसल का उत्पादन नहीं हुआ था। तब 1917 में गांधी जी को बुलाया जाता वहाँ गुजरात के खेड़ा जिले के किसानों की मदद के लिए। तो वहाँ पे ये सत्याग्रह का आयोजन किया था। वहीं पे समझ गए कहाँ पे सत्याग्रह का किया था? तो खेड़ा में। भारत आने के बाद अगर गांधी जी की बात करें, जब दक्षिण अफ्रीका से भारत आए थे तो ये पहला आंदोलन इन्होंने बिहार में जाके 1917 में बिहार के चंपारण में किया था। फिर इन्होंने जिसमें दमनकारी बगान व्यवस्था के खिलाफ किसान के वो 3 कटिया पद्धति के खिलाफ ये किया था 87 में, सॉरी 1987 क्वेश्चन था, उसका आंसर हो जाएगा 1917 ए ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 88 का देखते हैं। 1935 के भारत शासन अधिनियम की प्रस्तावित संघीय राज्य व्यवस्था के तहत द्विसदनीय विधायिका के उच्च सदन के लिए सांप्रदायिक आधार पर कितने सदस्यों का चुनाव किया जाता है? तो ध्यान देना है कि मैं सांप्रदायिक कहाँ गया, सांप्रदायिक के आधार पर कितने सदस्यों को चुनाव किया जाता है? तो 88 का आपका ऑप्शन हो जाएगा बी, 150 लोगों को चुना गया। ध्यान देना कितने सदस्य तो टोटल थे, तो उसके हिसाब से देखते हैं। 250 टोटल सदस्य, हाँ 260 टोटल सदस्य थे। कितने थे? 260 थे। अब 260 में से आपके 156 प्रांतों से थे, 156 प्रांतों से थे। कितने बचे? 104 बचे। तो 104 आपके देसी जो राजाओं का प्रतिनिधित्व करने वाले थे। 156 में से 150 सांप्रदायिक आधार पर, इसी में से 150 लोग थे जो आपके सांप्रदायिक आधार पर चुने गए थे। कितने लोग? 150। तो जो देसी रियासतें थी जिसमें से उसी में से ये आपके 150 सांप्रदायिक के आधार पर चुने गए थे, जिसमें आपके हिंदू, मुस्लिम, सिखों के लिए आरक्षित सीटों को सीधे चुनाव से भरना था। भारतीय ईसाइयों, एंग्लो इंडियन और यूरोपीय लोगों के लिए आरक्षित सीटों के उनके प्रतिनिधि सदस्यों से मिलकर एक निर्वाचक मंडल की अप्रत्यक्ष विधि से भरना था। ये सारी चीज़ें आपकी थी। क्वेश्चन नंबर बी हो जाएगा यहाँ पे। 89 की बात करते हैं। निम्नलिखित हाउस ऑफ कॉमन्स में निर्वाचित होने वाले पहले भारतीय कौन थे? तो पहले भारतीय आपके कौन होंगे? दादा भाई नौरोजी जी होंगे, जो पहले हाउस ऑफ कॉमन्स में चुने गए थे। अगर हम दादा भाई नौरोजी की बात करें कि अगर ये दादा भाई नौरोजी गोपाल कृष्ण गोखले और महात्मा गांधी दोनों के गुरु थे, गुरु के रूप में जाना जाता है इनको। उनकी महान कीर्ति भारत में गरीबी और ब्रिटिश शासन, अनब्रिटिश रूल्स ऑफ इंडिया, इस टाइप से इनका एक पत्रिका थी। निकास सिद्धांत, ड्रेन थ्योरी का प्रतिपादित किया था। तो वे लिबरल पार्टी के टिकट पर हाउस ऑफ कॉमन्स के सदस्य बनने वाले पहले भारतीय थे। उन्होंने 1892 से 1895 तक हाउस ऑफ कॉमन्स में सदस्य के रूप में कार्य किया हुआ है। अगर ये तो होगा हाउस ऑफ कॉमन्स। अगर हम कांग्रेस के अध्यक्ष की बात करें तो ये 1803 बार बने, 1886, 1893 और 1906 में ये कांग्रेस की भी अध्यक्षता इन्होंने की थी। तो वो आपके कौन थे? दादा भाई नौरोजी। ये आपका क्वेश्चन हो गया 89। 90 की बात करते हैं। 90 में लिखा है कि पवनार आश्रम निम्नलिखित में से किस सामाजिक कार्यकर्ता से संबंधित है? अगर पवनार आश्रम की बात करें तो कहीं ना कहीं भूदान आंदोलन से जोड़ा जाता है, या भूदान आंदोलन से अगर आप लोग ध्यान देंगे तो इसमें ऑप्शन क्या हो जाएगा? सीधा सा विनोबा भावे। तो विनोबा भावे जो एक भूदान आंदोलन आरंभ किया था, पवनार आश्रम भी इन्होंने स्थापित किया था। उसमें कहीं ना कहीं महिलाओं के लिए कुछ विशेष बात थी। तो विनोबा भावे जी महिलाओं के लिए खास तौर से आश्रम बनवाया था इन्होंने। ऐसी महिलाएं के लिए बनवाया था जो मीराबाई की तरह अपने साध्वी जीवन में रहना चाहती थी। घर बार सब छोड़ के आपको कृष्ण भक्ति की टाइप से साध्वी जीवन रहना है तो आप पवनार आश्रम में आकर रह सकती थी।
पुराना राष्ट्र की स्थापना महान समाज सुधारक कार्यकर्ता आचार्य विनोबा भावे ने कुष्ठ रोगों के इलाज के लिए भी की थी। यहाँ पे कुष्ठ रोगियों के इलाज के लिए भी ये सारी चीज़ें व्यवस्थाएं दी थी। क्वेश्चन नंबर 90 हो गया। अब बात करते हैं 91 की। कांग्रेस वास्तव में बिना हथियारों के गृह युद्ध में है। कांग्रेस के संदर्भ में यह कथन किसने कहा था? टिप्पणी की थी कि कांग्रेस तो मैदान में तो है युद्ध के, लेकिन क्या है, गृह युद्ध के मैदान में, लेकिन क्या है, इसके पास हथियार नहीं है। तो ये 91 का ऑप्शन आपका हो जाएगा। सैयद अहमद खान ने ये बात की थी। किसने की थी? सैयद अहमद खान। तो सैयद अहमद खान ने ये कथन दिया था कि निंदा की थी एक टाइप से। क्वेश्चन नंबर 92 की बात करते हैं। 92 में क्या लिखा है कि निम्नलिखित में से भारत में लैंड होल्डर सोसाइटी की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो लैंड होल्डर सोसाइटी की स्थापना के बारे में बताना। तो ये आपका ऑप्शन यहाँ पे ए हो जाएगा 1838 में। 1838 में ही ये जमींदारी एसोसिएशन के नाम से भी इसको जाना जाता है, लैंड होल्डर सोसाइटी को। आधुनिक भारत का पहला राजनीतिक संघ माना जाता है इसको, और इसे औपचारिक रूप से मार्च 1838 में कलकत्ता में शुरू किया गया था। कहाँ पे? कलकत्ता में इसको शुरू किया गया था। लैंड होल्डर सोसाइटी की स्थापना कलकत्ता में 1838 में स्थायी बंदोबस्त के भूमि अधिकारों की रक्षा और कानूनी तरीकों से सरकार द्वारा किराए मुक्त भूमि को फिर से शुरू करने के किसी भी प्रयास को विफल करने के उद्देश्य से किया गया था कि आपको ये किराए मुक्त करना होगा भूमि को। इस टाइप से सारी चीज़ें इसमें बढ़ी थी। क्वेश्चन नंबर हम बात करते हैं 93 की। तो 93 में देखते हैं क्या है। द इंडियन बार ऑफ इंडिपेंडेंस 1857 के निम्नलिखित में से लेखक कौन थे? तो इसकी अगर बात करें तो इसके लेखन बीवी सावरकर, आपके जहाँ भी दिख रहे हैं वो वीर सावरकर जिनको बोल सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, वीर सावरकर। द इंडियन वार ऑफ इंडिपेंडेंस 1857 की क्रांति के बारे में लिखते हैं कि इनकी जो पुस्तक की बात करें तो इन्होंने यह पुस्तक पहली बार वर्ष 1909 में लिखी गई थी। नीदरलैंड में इन्होंने प्रकाशित की गई थी, फिर वो भी मराठी में, ठीक है। फिर इसके बाद इंडिया में ये आती है कि पुस्तक को फिर से भगत सिंह द्वारा प्रकाशित किया गया और फिर उर्दू और पंजाबी में अनुवाद किया गया। फिर नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने इसे तमिल में प्रकाशित किया और पुस्तक ब्रिटिश के खिलाफ 1857 के विद्रोह का वर्णन करती है। जो कौन सी? द इंडियन वार ऑफ इंडिपेंडेंस 1857 की क्रांति, वीर सावरकर जी के द्वारा। क्वेश्चन नंबर हम 94 की बात करते हैं, 94 की बात करते हैं। क्या 94 में ब्रिटिश भारत के दौरान निम्नलिखित में से कौन सी समिति आयोग शिक्षा से संबंधित थी? तो शिक्षा से संबंधित हमें समिति को बताना है। तो बहुत सारी समिति, सर्जेंट योजना दी गई है, मैकडोनाल्ड कमीशन दिया गया, फ्रेजर कमीशन दिया गया, हार्टेक समिति दी गई है। तो इसमें से शिक्षा से संबंधित कौन कौन से थे उनको ध्यान देना। तो ऑप्शन यहाँ पे आपका डी हो जाएगा, 1 सर्जेंट योजना और हार्टेक समिति, ये आपकी शिक्षा आयोग से संबंधित थी। ब्रिटिश शासन के काल के दौरान भारतीय शिक्षा आयोग जैसे हंटर कमीशन 1892 में आया था, 1882। विश्वविद्यालय आयोग, भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम 1904 के दौरान। सैंडल आयोग आपका 1917 में द्वैध शासन व्यवस्था के अंतर्गत शिक्षा हार्टेक समिति आई। बुनियादी शिक्षा की बरदा योजना 1937 में आई। सार्जेंट योजना राधा कृष्ण आयोग आदि शिक्षा आयोग का गठन किया गया था। ये सारी चीज़ें आपकी शिक्षा आयोग से संबंधित थी। क्वेश्चन नंबर हम 95 की बात करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा समाचार पत्र महात्मा गांधी द्वारा प्रकाशित किया गया था? ये सारे कुछ ढेर सारे समाचार पत्र दिए गए, इसमें से हमें गांधी जी के द्वारा कौन कौन से प्रकाशित किए गए थे वो देखने। तो यंग इंडिया था, गांधी जी द्वारा था। इंडियन ओपिनियन गांधी जी द्वारा। सत्याग्रह उनका एक आंदोलन था, ये कोई पत्र नहीं था। हरिजन गांधी जी द्वारा था। और नवजीवन ये भी गांधी जी द्वारा। तो 95 का ऑप्शन यहाँ पे सी हो जाएगा। केवल हम सत्याग्रह को छोड़ देंगे क्योंकि मैंने जस्ट अभी को बताया कि वो एक आपका आंदोलन था, पत्रिका नहीं थी। तो ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। तो ये आपकी हिंदी और हिंदी में, गुजराती में बहुत सारी पत्रिकाओं का वर्णन किया गया था। नाइन्टी 96 की बात करते हैं। 96 में देखते हैं क्या लिखा है। निम्नलिखित जानकारी की सहायता से भारत के प्रसिद्ध वायसराय को पहचानना। ये स्टेटमेंट कुछ दिए गए और ये पूछा गया कि कौन से वायसराय के बारे में ये स्टेटमेंट है। तो देखते हैं, उन्होंने इल्बर्ट बिल पेश किया था, उन्होंने स्थानीय स्वशासन पर प्रस्ताव पारित किया था, उन्होंने शैक्षिक सुधारों के लिए हंटर कमीशन नियुक्त किया था। तो क्वेश्चन नंबर 96 का देखते हैं क्या है। 96 का आपका डी है, लॉर्ड रिपन के बारे में ये बात की गई। किसके बारे में? लॉर्ड रिपन के बारे में।
कैसे पता रिपन के बारे में? तो अभी हम लोगों ने जो भी स्टेटमेंट देखे उससे हम पता चला कि लॉर्ड रिपन 1880 से 84 तक भारत के वायसराय बने रहे थे। सिंपल सा है। यह उदारवादी राजनेता भारत के आंतरिक प्रशासन में कई सुधारों के लिए जाना जाता, मतलब थोड़ा सा अच्छे काम कर रहे थे भारत की वृत्ति। ये अपने समय के दौरान कुछ उन्होंने और भी चीज़ों को लागू किया था, कुछ बंद किए थे जो नेगेटिव चीज़ें थी, जैसे वर्नाकुलर प्रेस अधिनियम 1882 में निरस्त कर दिया गया था। 1882 में एक प्रस्ताव के द्वारा भारत में स्थानीय स्वशासन की स्थापना भी इन्होंने की थी। हंटर एक्ट 1822 में शिक्षा सुधारों के लिए लाया गया था। सिविल सेवा में प्रवेश के लिए आयु एक बार फिर से पुनः 21 वर्ष कर दी गई थी, क्योंकि इन्होंने कम कर दी थी, फिर इसको बढ़ा गया। तो प्रथम कारखाना अधिनियम 1881 में अधिनियमित किया गया। गंभीर रूप से समझौते की स्थिति में इल्बर्ट बिल का लाया जाना था। तो वर्ष 1882 और 1883 में इन महान उपायों के लिए यादगार हैं, जिनमें से एक महत्वपूर्ण वर्नाकुलर प्रेस अधिनियम का निरसन था, जिसे 1878 में उनके पूर्ववर्ती लॉर्ड लिटिन द्वारा पारित किया गया था। इसको तो इनको निरसन कर दिया गया। तो ये आपका 96 का क्वेश्चन हो गया। हम 97 की बात कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 97 देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन इंडियन होम रूल लीग के पहले अध्यक्ष थे जो 28 अप्रैल 1916 में अस्तित्व में आया था? तो इंडियन होम रूल, तो सिंपल सा इसमें एक ही देखा, जोसेफ बैप्टिस्टा, ये आपके थे। ऑप्शन डी हो जाएगा यहाँ पे। 1915 से 1916 में एनी बेसेंट और लोकमान्य तिलक के नेतृत्व में 2 होम रूल लीग शुरू किए गए थे। उन्होंने भारतीय स्वशासन, ये बाद में हम बताएंगे आपको 2 होम रूल था, इनका क्षेत्र क्या क्या था, कौन अध्यक्ष था, कौन सचिव थे, वो सारी चीज़ें अलग बताएंगे। उन्होंने भारतीय स्वशासन प्राप्त करने के लक्ष्य को साझा किया। होम रूल की स्थापना एनी बेसेंट ने 28 अप्रैल 1916 को मद्रास में की थी। तो 28 अप्रैल 1916 को एनी बेसेंट ने मद्रास में की। यह ब्रिटिश भारत में भारतीय होम रूल आंदोलन, आयरिश होम रूल आंदोलन के समान था, जो आयरलैंड से लिया गया था। उन्होंने पूरे भारत में 200 से अधिक शाखाएं स्थापित की और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष बनी थी। जोसेफ काका, इनको काका भी कहते थे, या बैप्टिस्टा बॉम्बे के एक भारतीय राजनेता और कार्यकर्ता थे। इसकी स्थापना पर भारतीय होम रूल आंदोलन के अध्यक्ष थे। तो ये आपका ऑप्शन हो गया यहाँ पे डी। इसके बाद हम क्वेश्चन बात करते हैं 98 की। 98 में देखते हैं क्या लिखा है। प्रार्थना समाज बताना, आत्माराम पांडुराम स्थापित किए थे, यानी सत्यशोधक ज्योतिराव फुले द्वारा स्थापित, आर्य समाज स्वामी दयानंद द्वारा स्थापित। तो ये बताने हैं क्या ये सही है, इसमें से कितने सही हैं कितने नहीं हैं। तो 98 का ऑप्शन आपका हो जाएगा, 98 का हो जाएगा डी। मतलब तीनों ऑप्शन सही दिख रहे हैं, क्योंकि प्रार्थना समाज जो था आत्माराम पांडुरंग द्वारा स्थापित किया था, सत्यशोधक ज्योतिराव फुले द्वारा स्थापित किया था। आर्य समाज की बात करें तो स्वामी दयानंद द्वारा स्थापित इसको किया गया था। ये आपके तीनों यहाँ पे सही हो जाते हैं। इनकी डेट देख लेते हैं कि सत्यशोधक समाज कब स्थापित किया गया था। तो 24 सितंबर 1873 को पुणे में, कहाँ पे? पुणे में इसकी स्थापना की गई थी ज्योतिराव फुले द्वारा, इसको स्थापित किया गया था। प्रार्थना समाज की बात करें तो प्रार्थना समाज 1867 में, कब? 1867 में प्रार्थना समाज, और 1873 में आपका सत्यशोधक, ठीक है। आत्माराम पांडुरंग, ये इसको प्रार्थना समाज। आर्य समाज की स्थापना दयानंद सरस्वती ने की थी। तो ये तीनों आपके मैच हो गए। क्वेश्चन नंबर हम बात करते हैं 99 पे आ गए हैं। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 99 में क्या लिखा है। महात्मा गांधी के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है, कि स्टेटमेंट दिए गए हैं कि महात्मा गांधी के ऐसे थॉट थे या नहीं थे, उनके बारे में। स्वतंत्रता संग्राम के दौरान सबने अवज्ञा आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी को पहली बार गिरफ्तार किया गया। तो देखते हैं सही है या नहीं है। गिरफ्तार तो वैसे नहीं किया गया था। महात्मा गांधी को दक्षिण अफ्रीका में कभी भी गिरफ्तार नहीं किया गया, वहाँ तो किया गया था। तो वहाँ पे भी इन्होंने काले गोरे भेद के कारण इनको जेल जाना पड़ा। तो ऑप्शन मुझे लग रहा है यहाँ पे आपका ये जो ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा बी, ना तो पहला ना तो दूसरा सही है। तो इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं क्या फिर सही है। इसमें भारत में महात्मा गांधी जी की पहली गिरफ्तारी 10 अप्रैल 1919 को पलवल, जो वर्तमान हरियाणा में हुई थी। जब ये असहयोग आंदोलन के प्रारंभिक चरण के दौरान अमृतसर जा रहे थे, जब ही महात्मा गांधी की पहली गिरफ्तारी दक्षिण अफ्रीका में 10 जनवरी 1908 को ट्रांसवाल को पंजीकृत करने या छोड़ने में विफल होने के कारण हुई थी। तो देख लिया, तो दक्षिण अफ्रीका में भी गिरफ्तारी थी। तो उन्हें 2 महीने के साधारण कारावास की सज़ा सुनाई गई थी, लेकिन फिर समझौता करके वो 30 जनवरी को फिर रिहा कर दिए गए थे। तो ये आपका क्वेश्चन हो गए 99। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 100 की।
100 में देखते हैं क्या लिखा है कि भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना के लिए कौन से अधिनियम का प्रावधान है। तो सिंपल सा एक बच्चा जानता है इसको कि भारत सरकार अधिनियम 1935 1 अप्रैल को जिसका की बात की गई थी। तो भारत सरकार अधिनियम 1935 में देश की मुद्रा और साख को नियंत्रित करने के लिए भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना का प्रावधान किया गया। 1 अप्रैल 1935 को स्थापित भारत का केंद्रीय बैंक था। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 101 लिखा है वायसराय लॉर्ड हेस्टिंग्स के न्यायिक सुधार के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है। तो हेस्टिंग के बारे में बताना है हमें, लॉर्ड तो छोड़ो कोई बात नहीं, लेकिन हेस्टिंग देखते हैं सीधे। हेस्टिंग के बारे में ये कथन, हर थाने में मुंसिफ की नियुक्ति की जाती थी उस समय। सन 1881 में मुंसिफ को 150 रुपये तक के मामले की सुनवाई करने की अनुमति दी गई थी। 1818 में मजिस्ट्रेटों को 2 साल तक के श्रम के साथ कारावास की सज़ा देने का अधिकार दिया गया था। तो 101 का ऑप्शन हो जाएगा हमारा। ऑप्शन तीनों यहाँ पे सही हो रहे हैं, तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा, जिसमें क्या लिखा है तीनों में कि लॉर्ड हेस्टिंग न्यायिक सुधार के लिए इनकी सारी ये जो स्टेटमेंट है वो सही है। हर थाने मुंसिफ की नियुक्ति की जाने लगी थी उनके समय। सन 1881 में मुंसिफ को 150 रुपये तक के मामले की सुनवाई करने की अनुमति दी गई थी। 1818 में मजिस्ट्रेटों को 2 साल तक के श्रम के साथ कारावास की सज़ा देने का अधिकार दिया गया था। तो ये चीज़ें थोड़ी सी बढ़ा के इनको दी जा रही थी। तो 101 का क्वेश्चन ये, लॉर्ड हेस्टिंग ने प्रत्येक थाने मुंसिफ को 64 रुपये तक के मामलों का निष्पादन करने के लिए अनुमति दी थी। तो यहाँ पे मतलब हमारा 150 रुपये के लिए सुनवाई की अनुमति दी, ये हो सकता है गलत हो जाएगा यहाँ पे। और हाँ, शुरू में इनको 60 रुपये, सॉरी यहाँ पे लॉर्ड हेस्टिंग ने शुरू में जो बात की गई थी प्रत्येक थाने मुंसिफ को, प्रत्येक थाने की बात कर रहे हैं, मुंसिफ को इसी पे यहीं पे कितने, ये थाने में जो मुंसिफ थे वो 60 रुपये तक की सुनवाई कर सकते थे, 60 रुपये की। और सन 1881 मुंसिफ को 150 रुपये तक के मामले की सुनवाई करने की फिर अनुमति दी, ये इसको बढ़ा दिया गया था बाद में। अठारह सौ 21 में मुंसिफ को 150 रुपये के मामले तथा सदर अमीन को 500 रुपये के लिए मामले सुनने का अधिकार दिया गया था। दीवानी अदालतों के रजिस्ट्रार को 50 रुपये तक के मामले तथा विशेष परिस्थिति में दीवानी अदालतों द्वारा प्रेषित 500 रुपये तक के मामलों की सुनवाई करने का अधिकार दिया गया था। वर्ष 1818 में मजिस्ट्रेटों को श्रम के साथ कारावास की सज़ा 2 साल तक देने का अधिकार दिया गया था। दीवानी अदालत के न्यायाधीश की नियुक्ति के लिए प्रांतीय न्यायालय अपील के न्यायाधीश के रूप में कम से कम 3 साल तक काम करना अनिवार्य कर दिया गया था इन्होंने। क्वेश्चन नंबर हम बात करते हैं 102 के 102 क्वेश्चन नंबर देखते हैं। चार्ल्स मेटकाफ को प्रेस का मुक्तिदाता क्यों कहा जाता है। तो क्यों कहा जाता है देखते हैं। 1810 के लाइसेंसिंग रेगुलेटिंग एक्ट को निरस्त करने के लिए नहीं, 1815 के प्रेस एक्ट को निरस्त करने के लिए नहीं, इस टाइप का कोई प्रेस एक्ट ही आया नहीं था। 1823 में लाइसेंसिंग प्रेस एक्ट आया था, तो लाइसेंसिंग रेगुलेटिंग एक्ट निरस्त करने के लिए इनको प्रेस का मुक्तिदाता कहा जाता है। जॉन एडम्स ने वर्ष 1823 में लाइसेंसिंग अधिनियम पेश किया। अधिनियम का मुख्य उद्देश्य अनिवार्य लाइसेंसिंग शुरू करके भारतीय समाचार पत्रों को दबाना था। चार्ल्स मेटकाफ ने वर्ष 1835 में अधिनियम को निरस्त कर दिया और द लिबरेटर ऑफ प्रेस की उपाधि प्राप्त की। तो द लिबरेटर ऑफ प्रेस की उपाधि इनको दी गई थी। तो 1823 के क्वेश्चन नंबर 103 देखते हैं कि कौन सी घटना लॉर्ड कैनिंग के वायसराय के कार्यकाल के दौरान घटी थी। तो 1858 का भारत सरकार अधिनियम पारित हुआ था। नील विद्रोह 1861 का भारतीय परिषद अधिनियम पारित हुआ था और उत्तर पश्चिम प्रांतों में अकाल पड़ा था। तो ये क्वेश्चन नंबर 103 में जो है ये ऑप्शन आपके डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा ऑप्शन आपका, ऑप्शन डी, यहाँ पे डी हो जाएगा। तो तीनों सारी चीज़ें, चारों स्टेटमेंट सही है। भारत सरकार अधिनियम 2 अगस्त 1858 को पारित किया गया था। नील विद्रोह 1859 में हुआ था। 1860 में नील आयोग नियुक्त किया गया था। भारतीय परिषद अधिनियम 1861 में पारित किया गया था और 1 अगस्त को रॉयल स्वीकृति प्राप्त हुई थी। 1861 में उत्तर पश्चिम प्रांतों जैसे आगरा, अवध, पंजाब में अकाल पड़ गया था। तो ये आपका 103 का डी ऑप्शन सही है।
क्वेश्चन नंबर 104 देखते हैं। 104 में लिखा है कि निम्नलिखित वायसराय को उनकी नियुक्ति के कालानुक्रम के अनुसार व्यवस्थित करना है कि कौन कौन से जो वायसराय आए कि उनके बाद कौन सा था, सिक्वेंस से में लगाना है। तो 104 का आपका हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन बी हो जाएगा। बी में क्या लिखा है, पहले 3 फिर 4 नंबर देखेंगे, फिर 1 फिर 2। तो इसको हम नीचे जाते हैं, क्या है इसमें 3 4 2। तो यहाँ पे ऑप्शन बी जो था उसमें लिखा था पहला वायसराय, जैसे लॉर्ड रिपन सबसे पहले आए थे तो 3 ये वाला 1 नंबर पे आएंगे लॉर्ड रिपन की अगर बात करें तो ये आपके 1880 से 1884 तक रहे थे। फिर लॉर्ड डफरिन आए थे, डफरिन 2 नंबर पे हो जाएंगे। लॉर्ड डफरिन कब तक रहे थे, 1884 से 88 तक। लॉर्ड लैंसडाउन आपके ये 3 नंबर पे आ जाएंगे, जो कब से कब तक रहते हैं, 1888 से 1894 तक। फिर लॉर्ड एंग्लिगन सेकंड आया था, जो आपके चौथे नंबर पे आ जाएंगे। ये हो जाएगा आपका पहले पे नंबर पे कौन से, ये 4 नंबर के आएंगे। तो इस हिसाब से सीक्वेंस से ये आपके ऑप्शन हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 105 की बात करते हैं। क्या 105 में लिखा, निम्नलिखित में से कौन सी घटना लॉर्ड रीडिंग के वायसराय के कार्यकाल के दौरान घटित हुई थी। तो रीडिंग के कार्यकाल के दौरान बताना है। तो सारी चीज़ें यहाँ से वायसराय को देखो कवर किया जा रहा है कि कहीं ना कहीं उनसे रिलेटेड क्या क्या घटनाएं होती, कौन से वायसराय कब बने थे, सबकी डेटें क्लियर कर देंगे। तो पूरा एक हिस्ट्री को कवर में हम लोग अभी मॉडर्न हिस्ट्री में आ गए हैं, तो देख रहे हैं सारी चीज़ें कवर की जा रही हैं। 105 का ऑप्शन है आपको डी है। डी का मतलब यहाँ पे मैं डायरेक्ट ऑप्शन बताऊंगा और जल्दी सॉल्व करा देता हूँ। तो डी का मतलब यहाँ पे है कि आपके 1 2 3 4 सारी चीज़ें सही है कि विश्व भारती विश्वविद्यालय की स्थापना हुई थी इन्हीं के समय, काकोरी षड्यंत्र हुआ था इन्हीं के समय, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना भी इन्हीं के समय हुई थी, CR दास की मृत्यु भी इसी टाइम पे हो गई थी। तो विश्व भारती की अगर बस स्थापना की बात करें तो ये 1921 में विश्व भारती की स्थापना कर दी गई थी। ठीक है। उत्तर प्रदेश में काकोरी कांड 1925 में, तो ये ध्यान देना 1925 आपका हो जाएगा, ये यूपी में ही हुआ था। ठीक है। और भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना कानपुर में 1925 में ये भी हुई थी। तो 1925 ये हुई है, लेकिन 25 दिसंबर में हुआ था ये। CR दास की मृत्यु 1925 में दार्जिलिंग में पश्चिम बंगाल में हुई थी। तो इनको 1925 में 25 लिखना है, इनकी मृत्यु भी हुई थी। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 106 की बात करते हैं। जब कांग्रेस के स्वयंसेवकों ने धरसना नामक डिपो पर छापा मारा तो महात्मा गांधी जी किस जेल में बंद थे। बड़ा अच्छा क्वेश्चन पूछा गया। तो महात्मा गांधी जी किस जेल में बंद थे, कब, जब उनका धरसना नामक डिपो पर छापा मारा गया था। तो 106 का ऑप्शन है आपका डी हो जाएगा। सॉरी 106 का आपका ऑप्शन ए हो जाएगा, अहमदनगर फोर्ट जेल में। तो भारत में जब ब्रिटिश शासन के दौरान कांग्रेस के स्वयंसेवकों ने धरसना नामक डिपो पर छापा मारा तो महात्मा गांधी उस समय आपके गिरफ्तार कर लिया गया था और अरबदा जेल में बंद कर दिया गया था। ठीक है। तो धरसना जब छापा मारा तो धरसना में उनको अरबदा जेल में बंद कर दिया गया था। सरोजिनी नायडू, इमाम साहब और मणिलाल ने 21 मई 1930 को धरसना नामक के काम पर छापा मारने का काम किया था। तो वो यहाँ पे सीधा नाम दिया कि उसको अरबदा जेल में दिया था, और जो मेरे मुंह से निकल रहा था वो इस था। तो यहाँ पे अहमदाबाद फोर्ट नहीं होगा आपका, ये ऑप्शन हो जाएगा डी, अरबदा जेल। ठीक है, थोड़ा गलत हो गया था। तो 106 का ऑप्शन डी, अरबदा जेल में क्या गया था। क्वेश्चन नंबर 107 देखते हैं। भारत के विभाजन के समय ब्रिटिश भारत के निम्नलिखित प्रांतों में से कौन सा संयुक्त और स्वतंत्र अस्तित्व की योजना के साथ आगे आया था, जो स्वतंत्र था और अपना अस्तित्व बनाए रखा था। तो 107 का हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, पंजाब। ब्रिटिश भारत का पंजाब एकजुट और स्वतंत्र अस्तित्व की योजना के साथ आगे आया। भारत की स्वतंत्रता से पहले असम प्रांत को स्वशासन दिया गया और 15 अगस्त 1947 को भारतीय संघ का हिस्सा बन गया। भारत के विभाजन में बंगाल, पश्चिम बंगाल
में विभाजित हो गया, भारत का राज्य बन गया और पूर्वी बंगाल पूर्वी पाकिस्तान के नाम से। ये सब सारी चीज़ें 1971 की से रिलेटेड बताएंगे। बाद में 1971 में बांग्लादेश स्वतंत्र युद्ध के बाद बांग्लादेश स्वतंत्र राष्ट्र बन गया। पहले पूर्वी पाकिस्तान पश्चिमी पाकिस्तान दो बनाए गए थे। क्वेश्चन नंबर 108 की बात करते हैं। 108 में लिखा है कि 17 नवंबर 1932 से 24 दिसंबर 1932 के बीच तीसरे गोलमेज सम्मेलन में किस पार्टियों के ने भाग लिया था? तो पार्टियों के बीच बताना, तीसरे गोलमेज सम्मेलन में किस किस ने भाग लिया था? तो इसमें आपकी मुस्लिम लीग ने भाग लिया था। ठीक है, तो ऑप्शन यहाँ का 108 का हो जाएगा बी। मुस्लिम लीग, जिसमें मोहम्मद अली, आगा खां, फजलुल हक जिन्ना आदि और अन्य इनने इसमें भाग लिया था। ब्रिटिश लेबर पार्टी ने इसमें भाग लेने से मना कर दिया था और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अनुपस्थिति भी रही थी। तीसरा गोलमेज सम्मेलन 17 नवंबर 1932 और 24 दिसंबर 1932 के बीच लंदन में आयोजित किया गया था। हालांकि तीसरे गोलमेज सम्मेलन की अगर हम बात करें तो इसका परिणाम अत्यधिक महत्वपूर्ण और पथ प्रदर्शक था। इसका आउटपुट सरकार द्वारा जारी किया गया श्वेत पत्र था, जिसके आधार पर भारत सरकार अधिनियम 1935 को भारत के राज सचिव सर सैमुअल होरे की देखरेख में आकार दिया गया था और यह अधिनियम है कि जिस पर 1950 का भारतीय संविधान महत्वपूर्ण रूप से आधारित है। देखो, क्योंकि 1935 के भारत शासन अधिनियम से बहुत सारी चीज़ें हमारे संविधान में ले गई हैं, तो ये बहुत महत्वपूर्ण योगदान था इसका। तो ये आपका भी हो जाएगा कि यहाँ पे गोलमेज सम्मेलन में आपकी मुस्लिम लीग ने तीसरे बी में भाग लिया था। क्वेश्चन नंबर 109 की बात करते हैं। निम्नलिखित में से इंडियन नेशनल एसोसिएशन की स्थापना किसने की थी? तो इंडियन एसोसिएशन की स्थापना जो की थी, इंडियन नेशनल एसोसिएशन की स्थापना जो की थी 1909 का आपका बी ऑप्शन हो जाएगा, सुरेंद्र नाथ बनर्जी। किसने की थी? सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने। एक्सप्लेनेशन देखते हैं इसका। इंडियन नेशनल एसोसिएशन मतलब भारतीय राष्ट्रीय संघ, इसकी स्थापना 1876 में सुरेंद्र नाथ बनर्जी और आनंद मोहन बोस इन लोगों ने मिलकर कलकत्ता में इसकी स्थापना की गई थी। भारतीय राष्ट्रीय संघ को शुरू में भारत सभा के रूप में भी स्थापित किया गया था और 1885 में इसका नाम भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस INC के में रख दिया गया था। कांग्रेस के प्रख्यात नेता सुरेंद्र नाथ बनर्जी को राष्ट्रगुरु के नाम से भी जाना जाता है। किसको? सुरेंद्र नाथ बनर्जी को, इन्हीं को। तो ये आपका हो गया 109। क्वेश्चन नंबर 110 की बात करते हैं। 110 में क्या लिखा है, क्या दिया गया, देखते हैं। चलिए जल्दी से कवर करना है। 140 क्वेश्चन है, कुछ इसमें करंट भी है। बम और पिस्तौल क्रांति नहीं करते, क्रांति की तलवार विचारों की शान पर तेज होती है। निम्नलिखित में से किस स्वतंत्रता सेनानी ने से ये संबंधित है? किसने ये कहा था कि बम और पिस्तौल क्रांति नहीं करते, क्रांति की तलवार विचारों की शान पर तेज होती है? तो ये ऑप्शन आपका 110 का हो जाएगा डी का मतलब भगत सिंह ने कहा था। उनके विचार ही कुछ अनमोल थे, ये बंदा बहुत ही अच्छा था। तो 1929 में सेंट्रल असेंबली हाल दिल्ली में बमबारी के संबंध में सत्र न्यायालय के समक्ष गवाही देते हुए भगत सिंह ने कहा, बम और पिस्तौल में से क्रांति नहीं होती है, यह हमारी समझ नहीं है। क्रांति की तलवार विचारों की शान पर तेज होती है। सोच देखिए बंदे की उस उम्र में क्या थी कि यह हमारी समझ नहीं है कि क्रांति की तलवार विचारों की शान पर तेज होती है। हम इसी पर जोर देना चाहते थे। क्रांति से हमारा मतलब पूंजीवादी युद्धों की पीड़ाओं का अंत है। देखिए, लड़ाई झगड़ा कुछ नहीं करना, बस पूंजीवादियों को उनका अंत करना था, उनको पीड़ाओं से अंत देना चाहिए था। ये सोच थी इनकी। कितने अच्छे विचार थे भगत सिंह के। क्वेश्चन नंबर 111 की बात करते हैं। भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान व्यक्तिगत सत्याग्रह के लिए चुने जाने वाले पहले व्यक्ति कौन थे? तो व्यक्तिगत सत्याग्रह के लिए कौन चुने गए थे? 111 की बात करेंगे तो इसमें ऑप्शन आपका डी हो जाएगा, आचार्य विनोबा भावे जी। तो आप ऊपर भी ये क्वेश्चन देख चुके हैं, तो विनोबा भावे जी को चुना गया। तो ब्रिटिश औपनिवेशिक सरकार ने भारतीय लोगों की सहमति के बिना भारत को द्वितीय विश्व युद्ध में झोंक दिया। विदेशी सरकार के इस निर्णय का विरोध के लिए कांग्रेस पार्टी के व्यक्तिगत सत्याग्रह प्रारंभ करने का निर्णय लिया और 17 अक्टूबर 1940 को महात्मा गांधी ने व्यक्तिगत सत्याग्रह शुरू करने के लिए पहले सत्याग्रही के रूप में आचार्य विनोबा भावे और दूसरे के रूप में जवाहरलाल नेहरू को चुना था। क्वेश्चन नंबर 112 की बात करते हैं। अरबिंदो को निम्नलिखित में से किस आरोप के संबंध में गिरफ्तार किया गया था? तो अरबिंदो को जब गिरफ्तार किया गया तो किस वजह से किया गया था?
तो 112 का आपका ऑप्शन यहाँ पे ए हो जाएगा, अलीपुर बम केस। जो अलीपुर बम षड्यंत्र था या अलीपुर बम केस था, उसमें श्री अरबिंदो एक भारतीय राष्ट्रवादी स्वतंत्रता सेनानी या दार्शनिक, योगी, गुरु और कभी कुछ भी कह सकते हैं, मई 1908 में अलीपुर बम कांड के सिलसिले में गिरफ्तार इनको कर लिया गया था। मुकदमे में उन्हें बरी कर दिया गया और 1 साल की अलग थलग कैद के बाद रिहा कर दिया गया था। इधर उधर उन्हें गिरफ्तार किया, जेलों में रखा, फिर रिहा कर दिया। क्वेश्चन नंबर 113 की बात करते हैं। क्या लिखा है, स्वदेशी आंदोलन भारत के निम्नलिखित में से किस घटना के दौरान शुरू किया गया था? तो स्वदेशी आंदोलन को देखते हैं। स्वदेशी आंदोलन का ऑप्शन आपका ए हो जाएगा, बंगाल विभाजन विरोधी आंदोलन। जब बंगाल विभाजन 1905 में किया गया था, उसके विरोध में ये सारी चीज़ें, स्वदेशी आंदोलन, रक्षाबंधन मनाया गया था, तो बहुत सारी चीज़ें थी। ये एक दूसरे को राखी, हिंदू मुस्लिम भाई एकता का दिवस मनाया गया था। तो 113 का एक्सप्लेनेशन देखते हैं। स्वदेशी आंदोलन की आधिकारिक घोषणा 7 अगस्त 1905 को कोलकाता टाउन हॉल में अंग्रेजों द्वारा बंगाल के विभाजन के खिलाफ की गई थी। स्वदेशी आंदोलन की शुरुआत 1905 में लॉर्ड कर्जन द्वारा बंगाल के विभाजन के साथ हुई थी। स्वदेशी आंदोलन के साथ बहिष्कार आंदोलन भी चलाया गया और यह गांधी पूर्व आंदोलन में सबसे सफल रहा था, बहिष्कार आंदोलन। तो ये आपका 113 हो गया। 114 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 114 देखते हैं। क्या निम्नलिखित में किसने 1880 के दशक की शुरुआत में आर महिला समाज की स्थापना की थी? तो आर महिला समाज की स्थापना की बात करना है। 114 का ऑप्शन हो जाएगा आपका बी में लिखा है पंडिता रमाबाई। तो पंडिता रमाबाई ने 1882 में उन्होंने महिलाओं की शिक्षा के लिए पुणे में आर महिला समाज की स्थापना की और उसके बाद 1899 में शारदा सदन की स्थापना की थी। पंडित रमाबाई महिला मुक्ति की एक महत्वपूर्ण कार्यकर्ता थी। तो रमाबाई को संस्कृत में उनके भाषा ज्ञान और अन्य भाषा को जानने के कारण उन्हें पंडिता की उपाधि भी सम्मानित किया गया था, क्योंकि उनका संस्कृत में अच्छा ज्ञान था। क्वेश्चन नंबर 115, निम्नलिखित में से चंपारण सत्याग्रह का संबंध किससे था? तो चंपारण सत्याग्रह बताना आपको बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि इसमें सीधा सा आपको दिख जाएगा कि नील की खेती के लिए गांधी जी वहाँ गए थे, मैंने बताया था भी। तो बिहार के चंपारण के किसानों ने 1914 में पिपरा में और 1916 में तिरकोलिया में नील की खेती के खिलाफ विद्रोह किया। राजकुमार शुक्ल जो लखनऊ में गांधी जी से मिले थे, वहाँ पे आमंत्रण करते हैं कि आप बिहार आइएगा। राजकुमार शुक्ल गांधी जी को चंपारण ले गए और चंपारण सत्याग्रह शुरू हुआ। इसने भारतीय राजनीति में गांधी के प्रवेश को चिन्हित किया। भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में महात्मा गांधी द्वारा प्रेरित पहला सत्याग्रह क्रांति क्रमशः 1917 में बिहार के चंपारण जिले में हुई था। चंपारण सत्याग्रह सबसे पहले शुरू किया गया था, लेकिन सत्याग्रह शब्द का प्रयोग पहली बार रॉलेट विरोधी आंदोलन में किया गया था। तो ऑप्शन आपका ए हो गया यहाँ पे। और ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 16 की बात करते हैं। 16 में देखते हैं क्या, निम्नलिखित में से किस कार्य का श्रेय लॉर्ड डलहौजी को नहीं है? डलहौजी को श्रेय नहीं जाता है, मतलब किसके लिए? बर्मा विलय का, मैसूर विलय का, सतारा विलय का, पंजाब विलय का। तो यहाँ के ऑप्शन आपका हो जाएगा बी में लिखा है कि मैसूर विलय नहीं किया था डलहौजी ने। तो 1848 में लॉर्ड डलहौजी ने सबसे पहले सतारा को अंग्रेजी साम्राज्य का हिस्सा बनाया। उस समय वहाँ के राजा अप्पा राव साहेब थे। 1849 में संभलपुर उड़ीसा के राजा नारायण सिंह का राज्य भी अंग्रेजी साम्राज्य में शामिल कर लिया था। 1853 में झांसी के लॉर्ड डलहौजी ने अंग्रेजी साम्राज्य का हिस्सा बनाया। उस समय झांसी के राजा गंगाधर राव थे। और 1854 में नागपुर को, और उस समय वहाँ के राजा रघु जी तुर्ती थे। 1856 में लॉर्ड डलहौजी ने कुशासन का आरोप लगाकर बाजिद अली शाह का राज्य अवध को हड़प नीति का शिकार बनाया। लॉर्ड डलहौजी के कार्यकाल में द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध हुआ था। 18 अप्रैल 1848 में से मार्च 1849 के मध्य तक चला जो द्वितीय आंग्ल युद्ध था वो। इस युद्ध में अंग्रेजों की जीत और सिखों की हार हुई थी। लॉर्ड डलहौजी के कार्यकाल में द्वितीय आंग्ल बर्मा युद्ध हुआ जो अप्रैल 1852 में दिसंबर 1852 तक चला था, जिसमें बर्मा की हार हुई, अंग्रेजों की जीत हुई। चौथा आंग्ल मैसूर युद्ध 1798 से 99 में दक्षिण भारत में ब्रिटिश इंडिया कंपनी और हैदराबाद दक्कन के खिलाफ मैसूर साम्राज्य के बीच एक संघर्ष था। तो ये आपके क्वेश्चन हो गए 116 तक। 117 का क्वेश्चन नंबर देखना में क्या है 117 में। क्वेश्चन नंबर 117 में लिखा है कि भारत में पहली कपास मिल कताई मिल के रूप में निम्नलिखित में से कहाँ स्थापित की गई थी? तो कपास मिल जो कताई मिल के रूप में स्थापित की थी, कहाँ पे की गई थी? 117 का ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। बी में लिखा है बॉम्बे। तो 22 फरवरी 1854 को भारत की पहली कपड़ा मिल बॉम्बे
स्पिनिंग एंड वीविंग मिल की स्थापना की गई थी। भारतीय अर्थव्यवस्था में मुख्य उद्योगों में से एक भारतीय कपड़ा उद्योग है। कावासाजी नानाभाई डाबर ने 1854 में बम्बई में पहली भारतीय कपास मिल द बॉम्बे स्पिनिंग मिल खोली थी। तो किसने खोली थी? कावासाजी नानाभाई ने। डाबर ने 1854 में बम्बई में ये खोली थी। लंकाशायर मिल मालिकों के विरोध को अंततः कपड़ा मशीनरी के ब्रिटिश निर्माताओं के समर्थन से ऑफसेट किया गया था। तो आपका ये हो गया बॉम्बे में। क्वेश्चन नंबर 118 देखते हैं, बस थोड़े से क्वेश्चन और बचे हैं, 10 12 20 22। 1921 में नरेंद्र मंडल या चैम्बर ऑफ फ्रेंसिस का उद्घाटन निम्नलिखित में किसके द्वारा किया गया था? चैम्बर्स ऑफ फ्रेंसिस का उद्घाटन, या हम इसको दूसरे नाम से जानते हैं, वो है आपका नरेंद्र मंडल। तो किसके द्वारा उद्घाटन किया गया था? 118 क्वेश्चन नंबर का हो जाएगा बी मतलब ड्यूक ऑफ कनॉट। कौन? ड्यूक ऑफ कनॉट। तो यह एक शाही उद्घोषणा द्वारा था कि 8 फरवरी 1921 को चैम्बर ऑफ फ्रेंसिस की स्थापना की गई। तो उद्घाटन समारोह महामहिम राजा की ओर से लाल किले के दीवाने आम में सम्राट ड्यूक ऑफ कनॉट द्वारा किया गया था। तो ये आपका ये हो गया 18 के बाद 19। हाँ, क्वेश्चन लग रहे होंगे बड़े हार्ड हैं, तो ऐसे ही आते हैं। अब जब पूरा रिवीजन चल रहा है, ऐसे ही इजी क्वेश्चन तो आप लोगों को आते ही होंगे, सबको आते हैं, थोड़े हार्ड देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 119, निम्नलिखित में से कामा गाटा मारू क्या था? तो कामा गाटा मारू क्या था सबको पता होगा बहुत अच्छे से, आपका पूर्वालोकन में दिया गया है। तो ऑप्शन इसका हो जाएगा आपका ए। एक जहाज ही था, है ना, जो कनाडा की ओर जा गया था, अमेरिका वहाँ से ब्रिटेन से लेके, तो बहुत विरोध हुआ था सैनिकों से। तो इसकी एक्सप्लेनेशन देखते हैं। कामागाटा मारू एक जापानी जहाज था जो 1914 में हांगकांग से वैंकूवर तक आर्थिक प्रवासियों को लेकर गया था, जो भारत में अपनी रहने की स्थिति को पसंद नहीं करते थे। हालांकि अधिकांश यात्रियों को कनाडा में उतरने की अनुमति नहीं दी थी और जहाज को भारत लौटने के लिए मजबूर होना पड़ा था। तो ये कहानी थी इसकी। क्वेश्चन नंबर 120 देखते हैं, निम्नलिखित में से खिलाफत आंदोलन किसके द्वारा शुरू किया गया था? खिलाफत आंदोलन किसके द्वारा शुरू किया गया था? तो इसको देखते हैं। खिलाफत आंदोलन की अगर बात करें तो अली ब्रदर्स थे, तो ये दोनों भाई ही थे, इन्हीं ने खिलाफत आंदोलन की शुरुआत की थी। तो खिलाफत आंदोलन मार्च 1919 जनवरी 1921 मार्च 1919 में बम्बई में एक खिलाफत समिति का गठन किया गया था। मोहम्मद अली और शौकत अली ये बंधुओं के साथ साथ अनेक मुस्लिम नेताओं ने इस मुद्दे पर संयुक्त जनकार्रवाई की संभावना तलाशने के लिए महात्मा गांधी के साथ चर्चा शुरू की। सितंबर 1920 में कांग्रेस के कोलकाता अधिवेशन में महात्मा गांधी ने विभाग लिया। यह आंदोलन सन 1919 तक लखनऊ से शुरू हुआ। खिलाफत का उद्देश्य तुर्की में खलीफा पद की पुनः स्थापना को समर्थन देना था। ऐसे में मोहनदास करमचंद गांधी को लगा कि खिलाफत को समर्थन देना मुसलमानों के उसके साथ असहयोग आंदोलन में जोड़ देगा। मतलब गांधी जी ने सोचा था कि हम इनको खिलाफत आंदोलन में सहयोग करेंगे और ये जो हमारा असहयोग आंदोलन चल रहा है उसमें मुसलमान भी लोग शामिल हो जाएंगे। उन्हें ये भी लगा कि अगर खलीफा के समर्थन में मुसलमानों का साथ दिया गया तो बड़ी भारी तादाद में राष्ट्रीय आंदोलन में शामिल होंगे। तो ये आपका था अली ब्रदर्स। क्वेश्चन नंबर 121 की बात करें, दिसंबर 2022 में भारत में निम्नलिखित में से किस संगठन की अध्यक्षता ग्रहण की? तो ये आपके करंट अफेयर आ गए, तो 2022 से 2023 का ही देखना है क्योंकि ये फरवरी में एग्जाम है। तो देखना है कि 2022 में भारत ने निम्नलिखित से किस संगठन की अध्यक्षता ग्रहण की थी? तो 121 का आंसर आपका हो जाएगा ए, मतलब संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद। तो संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के निर्वाचित सदस्य के रूप में अपने 2 साल के कार्यकाल में भारत ने दूसरी बार सुरक्षा परिषद की अध्यक्षता की। तो पता होगा आपको, यहाँ 5 परमानेंट होते, 10 आपके अनपरमानेंट होते हैं। तो उसी में से 10 में से पहले 2 साल के लिए जिनको चुना गया था, फिर लेकिन इन्होंने 2 साल के लिए चुना गया। भारत ने दूसरी बार भारत सुरक्षा परिषद की अध्यक्षता दिसंबर 2022 में ग्रहण की। भारत ने इसने पहले अगस्त 2021 में सुरक्षा परिषद की अध्यक्षता संभाली थी। इस दौरान राजदूत रुचिरा कंबोज राष्ट्र में भारत की प्रथम महिला स्थायी प्रतिनिधि हैं और सुरक्षा परिषद में भारतीय अध्यक्षता का प्रतिनिधित्व करने वाली प्रथम महिला राजदूत भी थी। मतलब इन्होंने वहाँ पे अध्यक्षता भी की। भारत 1 जनवरी 2021 को 8वीं बार यूएनएससी की अस्थायी सदस्य बना था। भारत इससे पहले 1950 में भी अस्थायी सदस्य बन चुका है, 1967 में भी बन चुका है, 1972 में भी बन चुका है, 1977 में बन चुका है, 1984 में बन चुका है, 1991 में बना है और 2011 में। तो लगभग ये 7 बार तो हो गया था, 8वीं बार ये फिर से बना।
यूएनएससी में 15 सदस्य होते हैं। चीन हो गया, अमेरिका, रूस, फ्रांस, यूनाइटेड किंगडम स्थायी सदस्य हैं, जो अभी मैंने 5 बताए थे। शेष 10 अस्थायी होते हैं, जो 2 वर्ष की अवधि के लिए इनको नियुक्त किया जाता है। अगर सुरक्षा परिषद की स्थापना की बात करें तो इसको 1945 में इसको संयुक्त राष्ट्र चार्ट द्वारा इसकी स्थापना की गई थी। राष्ट्र के 6 प्रमुख अंगों में से एक है। इसका मुख्यालय जो न्यूयॉर्क में स्थित है। ये आपका हो गया था संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद से रिलेटेड सारी चीज़ें डिटेल हो गई। क्वेश्चन नंबर 122 की बात करते हैं। 122 में क्या है, कतर में आयोजित फीफा वर्ल्ड कप 2022 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। तो जो फीफा वर्ल्ड कप 2022 हुआ था इसके बारे में बताना। इसका ऑप्शन आपका डी हो जाएगा, सभी सत्य हैं। कैसे कि फाइनल में अर्जेंटीना की टीम पेनाल्टी शूटआउट में फ्रांस को 4-2 से हराकर 36 साल बाद विश्व चैंपियन बनी है, सही है। गोल्डन बॉल का अवार्ड लियोनल मेसी को दिया गया है, सही। फीफा वर्ल्ड कप 2022 में कुल 32 टीमों के ने हिस्सा लिया था। तो ये तीनों स्टेटमेंट आपके सही हो गए हैं। थोड़ा सा और डिटेल देख लेते हैं क्या लिखा है कि लैटिन अमेरिकी देश अर्जेंटीना की टीम फ्रांस को हराकर फीफा विश्व कप 2022 में चैंपियन बनी। 2002 में अंतिम बार यूरोप से बाहर दक्षिण अफ्रीकी देश ब्राज़ील विश्व चैंपियन बना था और 2006 में विश्व कप तक का चैंपियन रहा था। 2006 से लेकर 2022 तक 16 सालों में से यूरोपीय देश ही फीफा विश्व कप चैंपियन रहा। बताइए, बहुत बड़ी बात है। तो किलियन एम्बाप्पे फ्रांस के 8 गोल करके गोल्डन बूट जीता, जबकि लियोनल मेसी की बात करें तो इन 7 गोल के साथ गोल्डन बॉल अवार्ड अपने नाम किया है। लियोनल मेसी अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल में 2 गोल्डन बॉल पुरस्कार जीतने वाले पहले खिलाड़ी बन गए। उन्होंने 2014 में भी यह अवार्ड जीता था। गोल्डन शू एमिलियानो मार्टिनेज अर्जेंटीना को दिया गया। फीफा वर्ल्ड कप 2022 20 नवंबर से 18 दिसंबर तक कतर में आयोजित हुआ था, जिसमें कुल 32 टीमों ने भाग लिया था। पहली बार मिडिल ईस्ट के किसी देश जैसे कतर को वर्ल्ड कप मेजबानी करने का इसको मौका मिला था। साथ ही कतर पहली बार फुटबॉल विश्व कप में शामिल हुआ था। तो ये क्वेश्चन नंबर 122 हो गया। 123 की बात करते हैं। 123 में क्या लिखा है, बस थोड़े से क्वेश्चन और बचे हैं। सूची फर्स्ट सूची को सेकंड से मिलाना है। तो मैच करते हैं कि लियो बराडकर आयरलैंड के पीएम थे। मेटी फ्रेडरिकसन डेनमार्क पीएम थे। भूपेंद्र भाई पटेल गुजरात सीएम है। सुखविंदर सिंह सुक्खू हिमाचल प्रदेश के सीएम है। कुछ नहीं, जो पहले हमें आ रहे हैं उनको हम देख लेंगे कौन सा होगा, तो फिर उसके बाद इसको मैच करते। तो सारी चीज़ें यहाँ पे सही देख रही हैं। उपरोक्त सभी मतलब सुखविंदर सिंह सुक्खू हिमाचल प्रदेश के सीएम है, पता है। भूपेंद्र पटेल आपके गुजरात के सीएम है, ठीक है। तो अब ये जब 2 सही हो गए हैं, जिसको हम 3-4 कहीं ऑप्शन ऐसा बना नहीं है, तो सिंपल से सारे सही हो जाएंगे। इसमें हमें लियो बराडकर आपके आयरलैंड के सीएम है, पीएम है सॉरी, और मेटी फ्रेडरिकसन आपके डेनमार्क के पीएम है। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर ये आपके हो गए। थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। 17 दिसंबर को भारतीय मूल के लियो बराडकर दूसरी बार आयरलैंड का प्रधानमंत्री बने। 12 दिसंबर 2022 को भूपेंद्र पटेल दूसरी बार गुजरात के सीएम बने हैं। 16 दिसंबर को जारी चुनाव रिजल्ट के साथ सोशल डेमोक्रेटिक लीडर मेटे फ्रेडरिकसन एक बार फिर से डेनमार्क की प्रधानमंत्री बन गई हैं। मेटे फ्रेडरिकसन जून 2019 से डेनमार्क के प्रधानमंत्री हैं। डेनमार्क में नवंबर 2022 में जनरल इलेक्शन संपन्न हुआ था। तो क्वेश्चन नंबर 124 की बात करते हैं। 124 में क्या दिया गया आप देखते हैं। हॉर्नबिल महोत्सव के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। तो हॉर्नबिल महोत्सव कहाँ मनाया जाता है, तो आई थिंक ये नागालैंड में ही मनाया जाता होगा। तो देखते हैं इसका ऑप्शन क्या क्या दिए गए हैं। भारतीय उपराष्ट्रपति ने हॉर्नबिल फेस्टिवल 2022 का 23वां संस्करण उद्घाटित किया। तो ठीक है, देखते हैं। हॉर्नबिल महोत्सव पश्चिमी घाट की जनजातियों द्वारा अपना संस्कृति, और पश्चिमी घाट जब हमने पहले ही बताया नागालैंड में होगा, तो पश्चिमी घाट तो उधर आ गया। तो पूरा ये केवल ऑप्शन यहाँ पे हमें एक ही दिख रहा है, वो होगा पहला। लिखा है कि नागालैंड का सबसे सांस्कृतिक कार्यक्रम द हॉर्नबिल फेस्टिवल, तो सिंपल से नागालैंड में कोहिमा में लगभग 12 किलोमीटर दूर किसामा की विरासत गाँव में आयोजित किया जाता है। हॉर्नबिल फेस्टिवल 2022 का 23वां संस्करण 1 दिसंबर से 10 दिसंबर तक मनाया गया था, जिसका उद्घाटन भारतीय उपराष्ट्रपति जगदीश धनखड़ ने किया था। 10 दिनों के इस उत्सव में एक आगंतुक को एक ही स्थान पर सभी नाग जनजातियों, उनकी संस्कृति और विशिष्टता के रिंग साइड व्यू को देखने का अवसर मिलता है। हॉर्नबिल फेस्टिवल के बारे में जानकारी। हॉर्नबिल फेस्टिवल
इसका आयोजन प्रत्येक वर्ष नागालैंड राज्य में स्थापना जो उनकी स्थापना दिवस के रूप में मनाया जाता है 1 दिसंबर 1963 में किया गया था। उस हिसाब से इस त्यौहार की शुरुआत 2000 में नागालैंड सरकार ने कराई थी, जिसका उद्देश्य नागा जनजातियों को आपस में एक दूसरे से परिचय कराना और देश दुनिया को नागा समाज की संस्कृति के रूबरू कराना। इस त्यौहार का आयोजन राज्य पर्यटन कला एवं संस्कृति विभाग नागालैंड द्वारा कराया जाता है। हॉर्नबिल त्यौहार का यह नाम उसे हॉर्नबिल चिड़िया के नाम से भी पर मिलता है। इस चिड़िया को नागा जनजाति में पवित्र माना जाता है और नागाओं की पौराणिक कथाओं में इसका जिक्र मिलता है। भारत में हॉर्नबिल पक्षी लगभग 9 प्रजातियों पर पाई जाती हैं और हॉर्नबिल त्यौहार को फेस्टिवल्स भी कहा जाता है। तो ये आपकी सारी चीज़ें हॉर्नबिल के बारे में डिटेल थी। अब 125 क्वेश्चन नंबर 125 को देखते हैं क्या लिखा है। 65वीं राष्ट्रीय निशानेबाजी चैंपियनशिप में 10 मीटर एयर पिस्टल वर्ग में उत्तर प्रदेश की संस्कृति वाना को हराकर निम्नलिखित में से किसने गोल्ड मेडल जीता है? बताइए, उत्तर प्रदेश से रिलेटेड है तो किसने जीता है? तो ये आपका ऑप्शन हो जाएगा दिव्या टीएस ने। दिव्या टीएस भोपाल में आयोजित 65वीं नेशनल शूटिंग चैंपियनशिप में कर्नाटक की दिव्या टीएस ने संस्कृति वाना को हराकर अपना पहला महिला 10 मीटर एयर पिस्टल राष्ट्रीय खिताब हासिल किया। मनु भाकर ने तेलंगाना की ईसा सिंह को हराकर जूनियर महिला एयर पिस्टल का खिताब जीता है। इस स्पर्धा में हरियाणा की रिदम सागवान ने कांस्य पदक जीता था। तो ये आपकी सारी डिटेल होगी। क्वेश्चन नंबर 126 की बात करते हैं क्या है। दिसंबर 2022 के अंतिम सप्ताह में भारत के किस पड़ोसी देश के पूर्व राष्ट्रपति को रिश्वत लेने और मनी लॉन्ड्रिंग का दोषी मानते हुए 11 वर्ष के कारावास सहित $50 लाख का जुर्माना भी लगाया गया? तो देखना है हमें कौन से हैं जो पड़ोसी देश ही भैया, ऐसा कौन कर गया था? तो ये मालदीव में हुआ था। तो मालदीव में पूर्व राष्ट्रपति अब्दुल्ला यामीन को धन शोधन और रिश्वत के मामले में दोषी पाए जाने के बाद दिसंबर, बताइए प्रधानमंत्री राष्ट्रपति यही करेंगे तो फिर क्या होगा? दिसंबर 2022 में 11 वर्ष के कारावास की सज़ा सुनाई गई और यामीन पर आरोप था कि उन्होंने अपने पद का दुरुपयोग करते हुए आरा द्वीप में रिजॉर्ट बनाने के लिए निजी कंपनी से $10 लाख रिश्वत ली थी। यामीन साल 2023 से 2018 के दौरान मालदीव के राष्ट्रपति रहे थे। क्वेश्चन नंबर 127 की बात करते हैं। 127 देखते हैं क्या है। बस थोड़े से क्वेश्चन और बचे हैं। दिसंबर 2022 में किस देश के निचले सदन यानी प्रतिनिधि सभा ने भी समलैंगिक विवाह को संरक्षण देने वाले विधेयक को आखिरकार अंतिम मंजूरी दे दी है? तो ये आपका घटनासार है, वो उसमें भी क्वेश्चन मिल जाएगा, करंट का सीधा सा दिया गया। इसका ऑप्शन आपका ए होगा, संयुक्त राज्य अमेरिका ने। तो संयुक्त राज्य अमेरिका ने क्या किया, इन्होंने भी मंजूरी दे दी। राष्ट्रपति जो बाइडेन ने 13 दिसंबर को अमेरिकी संसद की ओर से समलैंगिक विवाह के लिए मंजूरी देने के बाद विवाह समानता की रक्षा के लिए विधेयक पर हस्ताक्षर किए। बिल को हाउस से 258 बनाम 169 वोट से पारित किया गया था। 2015 में अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट ने समलैंगिक समानता को मान्यता दी थी। इस साल की शुरुआत में ही सुप्रीम कोर्ट द्वारा रो बनाम बेड के फैसले को पलटने के बाद समलैंगिक विवाह की रक्षा करने वाले कानून पर बोर्ड ने संयुक्त राज्य अमेरिका में ध्यान आकर्षित किया। इससे पहले जून 2022 में अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि अब गर्भपात का संघीय संवैधानिक अधिकार नहीं है। जब रो बनाम बेड के फैसले को पलट दिया गया तो न्यायमूर्ति क्लैरेंस थॉमस ने अदालत से 2015 के ओबेरगफेल बनाम हॉजेस के फैसले पर पुनर्विचार करने का आग्रह किया था, जिसने समलैंगिक विवाह को मान्यता दी थी। तो ये आपका होगा था 127 नंबर। 128 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं क्या है। भारतीय मूल के किस व्यक्ति को दिसंबर 2022 में अमेरिकी केंद्रीय बैंक फेडरल बैंक का प्रथम उपाध्यक्ष और वह मुख्य परिचालन अधिकारी नियुक्त किया गया? तो 128 का ऑप्शन आपका यहाँ पे हो जाएगा ए में क्या है, सुष्मिता शुक्ला। सुष्मिता शुक्ला को न्यूयॉर्क अमेरिका के फेडरल रिजर्व बैंक में पहली उपाध्यक्ष और मुख्य परिचालन अधिकारी नियुक्त किया गया। इसके साथ ही सुष्मिता केंद्रीय बैंक की दूसरी सबसे बड़ी अधिकारी बन गई हैं। उन्होंने मार्च 2023 में अपना पद ग्रहण किया। उन्होंने बम्बई विश्वविद्यालय से इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में ग्रेजुएशन किया था। उन्होंने न्यूयॉर्क में विश्वविद्यालय में से MBA भी किया था। तो देख लो MBA वाले वो कर रहे हैं। सुष्मिता शुक्ला जी हो जाएंगे यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 129 की बात करते हैं। हाल ही में चर्चा में रही अकाने यामागुची का संबंध किस खेल से? कौन से? अकाने यामागुची का संबंध। तो 129 का क्वेश्चन नंबर का आंसर हो जाएगा आपका ए, बैडमिंटन से। क्या है इसको थोड़ा डिटेल में देखते हैं, कुछ नई चीज़ें ये। विश्व बैडमिंटन महासंघ, जिसको हम
BWF ने दिसंबर 2022 में घोषित किए पुरस्कारों के तहत जापान के अकाने यामागुची को वर्ष की सर्वश्रेष्ठ महिला खिलाड़ी चुना है, जिन्होंने 9 महीने के भीतर लगातार 2 विश्व खिताब जीतने की उपलब्धि हासिल की। उन्होंने ऑल इंग्लैंड और जापान ओपन का भी खिताब जीता, जबकि विक्टर एक्सेल्सन को पुरुष एकल में सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी चुना गया। वहीं जेंग सी वेई और जुआंग या किओंग को सर्वश्रेष्ठ जोड़ी का पुरस्कार दिया गया था। क्वेश्चन नंबर 130 देखते हैं। 130 में क्या है? देश के जाने माने अर्थशास्त्री और पूर्व केंद्रीय मंत्री योगेंद्र के अलग इनका नाम ही है, का दिसंबर 2022 में निधन हो गया। वर्ष 1979 में उनकी अध्यक्षता में गठित अलग समिति का संबंध किससे था? बहुत अच्छा क्वेश्चन, पूरा पॉलिटी का आपका क्वेश्चन है। तो आपका अलग समिति किससे रिलेटेड थी? ऑप्शन बी हो जाएगा, गरीबी रेखा का निर्धारण किया था इन्होंने। तो योगेंद्र के अलग 1996 से 98 तक केंद्रीय योजना और कार्यक्रम क्रियान्वयन, विज्ञान और प्रौद्योगिकी और ऊर्जा राज्य मंत्री भी रहे। 1979 में योजना आयोग द्वारा गरीबी आकलन के उद्देश्य से एक टास्क फोर्स का गठन किया गया था, जिसकी अध्यक्षता वाई के अलग ने की थी। उन्होंने पोषण संबंधी आवश्यकताओं के लिए आधार पर ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों के लिए एक गरीबी रेखा का निर्धारण किया था। वो इकोनॉमिक्स में भी आ जाएगा आपका, उसका पॉलिटी से भी रिलेटेड कर देगा। क्वेश्चन नंबर 131, ब्लैक पर्ल किंग ऑफ फुटबॉल जैसे उपनामों से चर्चित महान फुटबॉल खिलाड़ी पेले का 29 दिसंबर 2022 को निधन हो गया था। भी किस देश से संबंधित? तो पेले के बारे में बताना है, तो ऑप्शन आपका सी, मतलब ब्राज़ील से संबंधित थे पेले। ब्राज़ील के महान फुटबॉलर पेले को 82 वर्ष की उम्र में दिसंबर अंतिम सप्ताह में निधन हो गया। एक पेशेवर फुटबॉलर के रूप में पेले कुल 3 बार फीफा विश्व कप इन्होंने 1958 में, 1962 में, 1970 में जीता, जो अभी भी एक व्यक्तिगत फुटबॉलर के लिए एक रिकॉर्ड है। पेले का असली नाम एडिसन अरांतेस डो नेसिमेंटो था, लेकिन वह पेले के नाम से मशहूर था। पेले को फीफा प्लेयर ऑफ द सेंचुरी अवार्ड से भी सम्मानित किया गया जा चुका है। यह उपलब्धि उन्होंने अर्जेंटीना के डिएगो माराडोना के साथ साझा की थी। क्वेश्चन नंबर 132 की बात करते हैं। बस कुछ ही क्वेश्चन और बचे हैं, जल्दी से खत्म करते हैं। कभी कभी समाचारों में दिखाई देने वाला INS अर्नाला क्या है? तो अर्नाला की बात करते हैं, क्या है? 132 क्वेश्चन का नंबर का इसका हो जाएगा आपका ए। देश की पहली एंटी सबमरीन कॉर्वेट है ये। तो दिसंबर 2022 में देश की पहली एंटी सबमरीन कॉर्वेट INS अर्नाला को लॉन्च किया गया था। इस जहाज़ का नाम उसके पूर्ववर्ती के नाम अर्नाला पर रखा गया था। इसी एंटी सबमरीन वारफेयर सैलो वाटर क्राफ्ट का निर्माण गार्डन रिच शिपयार्ड एंड इंजीनियर्स लिमिटेड द्वारा किया गया। जहाज़ का निर्माण 90% स्वदेशीकरण के साथ किया गया है। करीब 77.6 मीटर लंबे और 10.5 मीटर चौड़ा यह मरीन 3 डीजल चालित जेट वाटर द्वारा संचालित है। साथ ही तटीय जल की पूर्ति पैमाने पर एवं सतही निगरानी के साथ खोज और हमले में सक्षम है। तो ये आपका साइंस एंड टेक में भी आ जाएगा, तो इस वजह से बड़ा अच्छा क्वेश्चन था, डिटेल में पढ़ना जरूरी था। क्वेश्चन नंबर 133 की बात करते हैं, बस लास्ट ही पेज है। द मैजिक ऑफ द लास्ट स्टोरी, किताब की लेखिका कौन थी? तो द मैजिक ऑफ द लास्ट स्टोरी की आपके हो जाएगा ऑप्शन बी, सुधा मूर्ति। द मैजिक ऑफ द लास्ट स्टोरी की रचना सुधा मूर्ति ने की थी। अनूठी शैली में लिखी गई है। द मैजिक ऑफ द लास्ट स्टोरी सवाल पूछने और जवाबों को जीवंत रखने के मूल को पकड़ती है। सुधा मूर्ति की अन्य प्रमुख किताबें जैसे द मैजिक ऑफ द लास्ट टेम्पल, वाइस एंड द अदरवाइज, अ सैल्यूट टू लाइफ, हाउ द अर्थ गॉट इट्स ब्यूटी, हियर देयर एंड एवरीवेयर इत्यादि बहुत सारी इनकी बुक थी। 134 क्वेश्चन नंबर की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 134 में लिखा है, 22 दिसंबर को प्रत्येक वर्ष राष्ट्रीय गणित दिवस किसके जन्मदिन के उपलब्ध में मनाया जाता है? क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है। गणित दिवस तो 22 दिसंबर है, लेकिन किसके याद में मनाया जाता है? श्रीनिवास रामानुज के। महान भारतीय गणितज्ञ श्रीनिवास रामानुज की जयंती को चिन्हित करने के लिए हर साल 22 दिसंबर को राष्ट्रीय गणित दिवस मनाया जाता है। यह दिन उनके कार्यों को पहचानता है और उनका जश्न मनाता है। इस दिन प्रतिभाशाली गणितज्ञ श्रीनिवास रामानुजन का जन्म 1887 में तमिलनाडु के इरोड में हुआ था। उनके शोध पत्र 1911 में जर्नल ऑफ द इंडियन मैथमेटिक्स सोसाइटी में प्रकाशित हुए थे। उन्होंने लगभग 3900 परिणाम मुख्य रूप से
पहचान और समीकरण संकलित किए थे। 2012 में भारत के पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह ने चेन्नई में महान गणितज्ञ श्रीनिवास अयंगर रामानुज की जयंती के अवसर पर आयोजित एक समारोह में राष्ट्रीय गणित दिवस मनाने की घोषणा की थी। इस प्रकार 22 दिसंबर को 2012 को पहली बार देश भर में राष्ट्रीय गणित दिवस मनाया गया था। प्राचीन काल से ही भारत के अनेक गणितज्ञ हुए, जैसे आर्यभट्ट था, ब्रह्मगुप्त, महावीर, भास्कर द्वितीय, इस सब लोग थे। क्वेश्चन नंबर 135 की बात करते हैं। कांजिद 2022 सैन्य अभ्यास भारत किस देश के साथ आयोजित किया था? तो कांजिद की बात करते हैं। कांजिद की बात करें तो ये आपका सी हो जाएगा, कजाकिस्तान, जैसा कि नाम वैसा। ऑप्शन सी 135 का। तो छठा संस्करण कांजिद 15 से 18 दिसंबर 2022 तक उमरोई मेघालय में आयोजित किया गया। कजाकिस्तान की सेना के साथ संयुक्त वार्षिक प्रशिक्षण अभ्यास 2016 में अभ्यास प्रबल दोस्ती के रूप में शुरू किया गया था, जिसे बाद में कंपनी स्तर के अभ्यास में अपग्रेड किया गया और वर्ष 2018 में इसका नाम परिवर्तित कर अभ्यास कांजिद कर दिया गया था। सैन्य अभ्यास का उद्देश्य संयुक्त राष्ट्र शांति परिवर्तन शासनादेश के तहत सकारात्मक सैन्य संबंध आगे बढ़ाना, एक दूसरे की सर्वोत्तम कार्य प्रणाली को साझा करना और अर्ध शहरी जंगली परिदृश्य में काउंटर टेररिस्ट ऑपरेशंस पर कार्य करते हुए एक साथ सैन्य गतिविधियों को आयोजित करने की क्षमता को बढ़ावा देना है। 136 क्वेश्चन नंबर की बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर 136 में क्या है? मिलेटस स्मार्ट न्यूट्रिटिव फूड कॉन्क्लेव का आयोजन 5 दिसंबर 2022 को कहाँ आयोजित किया गया था? तो केंद्रीय कहाँ किया गया था? ये आपका किया गया था उपरोक्त में से कोई नहीं, मतलब ठीक है, नहीं होगा। केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री श्री पीयूष गोयल ने 5 दिसंबर 2022 को नई दिल्ली में आयोजित होने वाले मिलेटस स्मार्ट न्यूट्रिटिव फूड कॉन्वेक्स का उद्घाटन किया। इस कॉन्क्लेव का आयोजन वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय द्वारा अपने शीर्ष कृषि निर्यात संवर्धन निकाय, कृषि एवं संस्कृत प्रसंस्करण, खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण, जैसे एपीडा कहते हैं, के माध्यम से किया गया था, जिसका उद्देश्य बाजरा के निर्यात को बढ़ावा देने के उद्देश्य से किया गया था। अंतर्राष्ट्रीय बाजरा वर्ष 2023 को मनाया गया था। IYOM 2023 के पूर्व लॉन्च कार्यक्रम में होने वाला यह पहला कॉन्क्लेव था। तो क्वेश्चन नंबर 37 को देखते हैं, बस 2-3 क्वेश्चन और हैं। निम्नलिखित में से कौन पंजीकृत भौगोलिक संकेतों को GI की सूची में शामिल है? तो GI टैग के बारे में देखना है। तो देखिए बहुत अच्छे पेपर बनाया है कि GI टैग भी सारी चीज़ें कवर कर ली। तो इसका डी हो जाए, कौन सा है तो वो देखना है। पहले हम देख लेते हैं क्या क्या है। असम का गमोचा, तेलंगाना के तंदूर रेड ग्राम, लद्दाख के रक्त से खुबानी, महाराष्ट्र के अलीबाग सफ़ेद प्याज। तो वहाँ पे ऑप्शन डी है, मतलब सारी चीज़ें सही हैं। तो यहाँ पे हो जाएगा डी आपका, ये सारी चीज़ें सही है। तो दिसंबर 2022 में असम विख्यात गमोचा, तेलंगाना की तंदूर रेड ग्राम, लद्दाख के रक्त खुबानी, महाराष्ट्र के अलीबाग सफ़ेद प्याज को प्रतिष्ठित GI टैग प्रदान किया गया। इसी के साथ भारत की GI टैग की संख्या बढ़कर 432 तक पहुंच गई। GI की अधिकतम संख्या वाले शीर्ष 3 राज्य जैसे कर्नाटक, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश। भौगोलिक संकेतक या जियोग्राफिकल इंडेक्शंस का इस्तेमाल ऐसे उत्पादों के लिए किया जाता है जिनका एक विशिष्ट भौगोलिक मूल क्षेत्र होता है। इन उत्पादों की विशेषता एवं प्रतिष्ठा भी इसी मूल क्षेत्र के कारण होती है। इस तरह का संबोधन उत्पादन की गुणवत्ता और विशिष्टता का आश्वासन देता है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर GI का विनियमन विश्व व्यापार संगठन बौद्धिक संपदा अधिकारों के व्यापार संबंधी पहलुओं, जिसको ट्रिप्स कहते हैं, पर समझौते के तहत किया जाता है। वह राष्ट्रीय स्तर पर यह कार्य वस्तुओं का भौगोलिक सूचक पंजीकरण और संरक्षण अधिनियम 1999 के तहत किया जाता है। तो ये आपका था GI टैग से संबंधित क्वेश्चन। हम बात करते हैं तो इसमें क्या था, क्वेश्चन नंबर 138 की बात करते हैं कि संस्कृति मंत्रालय ने प्रसिद्ध फाउंडेशंस के सहयोग से वेयर भारत मीट्स इंडिया की टैगलाइन के साथ कहाँ पर अंतर्राष्ट्रीय कला महोत्सव का आयोजन किया है? तो कला महोत्सव का आयोजन उन्होंने किया है बी में, मतलब नई दिल्ली में। 16 दिसंबर से 30 दिसंबर तक सांस्कृतिक मंत्रालय ने प्रसिद्ध फाउंडेशन के सहयोग से वेयर भारत मीट्स इंडिया टैगलाइन के साथ भारत
कर्तव्य पथ पर दिल्ली अंतर्राष्ट्रीय कला महोत्सव का उद्घाटन किया। इस महोत्सव का उद्देश्य महान काव्यों, हमारी स्वतंत्रता के लिए लड़ने वाले योद्धाओं और हमारी सरकार द्वारा महिला सशक्तिकरण के लिए शुरू किए गई नीतिगत फैसलों और योजनाओं का जश्न मनाया गया। क्वेश्चन नंबर 139 की बात करते हैं, बहुत लास्ट क्वेश्चन पे आ गए, सेकंड लास्ट क्वेश्चन। भारत की अपनी तरह की पहली पहल में किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश सरकार ने 28 दिसंबर 2022 को नीलगिरी तहर परियोजना की घोषणा की है? तो नीलगिरी तहर परियोजना की तो उसी के आसपास के जो भी स्टेट है उन्हें ने की होगी, मतलब तमिलनाडु ने। तमिलनाडु सरकार ने राजकीय पशु नीलगिरी तरह के संरक्षण के लिए नीलगिरी तरह संरक्षण परियोजना पहल की शुरुआत की। इस परियोजना को वर्ष 2022 से 2027 तक लागू किया जाना है। इसके अतिरिक्त तमिलनाडु सरकार ने 7 अक्टूबर को नीलगिरी तरह दिवस मनाने की घोषणा की। नीलगिरी तरह IUCN की विलुप्तप्राय प्रजातियों की श्रेणी में आती है और यह वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 की अनुसूची 1 के तहत संरक्षित है। यह जंतु पश्चिमी घाट में अवस्थित है। ठीक है, ये तो तमिलनाडु में किए थे, जो समझ में भी आ जाएगा क्योंकि नीलगिरी हुई है। क्वेश्चन नंबर लास्ट है आपका, उत्तर प्रदेश के संबंध में संविधान अनुसूचित जातियां और अनुसूचित जनजातियां आदेश द्वितीय संशोधन जो विधेयक 2022 दिसंबर 2022 में पारित हुआ था, इसके तहत राज्य की किन जातियों को अनुसूचित जातियों की सूची में शामिल किया गया है? तो ये बताना है आपका। ऑप्शन आपका यहाँ डी हो जाएगा, मतलब जितनी भी दी गई वो सारी हो जाएंगी। गौंड हो गई, धुरिया हो गई, नायक हो गई। तो संसद के शीतकालीन अधिवेशन दिसंबर 2022 के दौरान उत्तर प्रदेश राज्य के संदर्भ में संविधान अनुसूचित जातियाँ अनुसूचित जनजातियाँ आदेश द्वितीय संशोधन विधेयक 2022 को राज्यसभा में ने 14/12/2022 मतलब 14 दिसंबर 2022 को सर्वसम्मति से पारित कर दिया। संसद में पारित होने के बाद यह विधेयक गौंड समुदाय का अनुसूचित जाति से अनुसूचित जनजाति में स्थानांतरण, तो गौंड समुदाय पहले किसमें अनुसूचित जाति में था, अब अनुसूचित जनजाति में स्थानांतरण कर दिया। धुरिया, नायक, ओझा, पथरी और राजगौंड को 4 जिलों जैसे संत कबीर नगर, कुशीनगर, चंदौली और भदोही में उत्तर प्रदेश की अनुसूचित जातियों की सूची में शामिल कर दिया। ये आपका हिस्ट्री का GS वर्ड का पेपर फर्स्ट सॉल्व हो गया और इसमें पूरे 140 क्वेश्चन, जिसमें कुछ करंट भी था, एक यूपी स्पेशल था और मैंने बस मैथ और रीजनिंग के नहीं कराए थे, 10 क्वेश्चन थे, तो आप लोग आराम से कर लेंगे। आई होप आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लग रहा होगा, पसंद आ रहा होगा, तो आप इसको लाइक करें और शेयर करें लोगों को, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को। ठीक है, और जो भी सजेशन आप लोग इसमें बता सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।